सबको स्क्रीन दिखने लगा होगा, सही है बेटा? तो कल के दिन हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं आपको बताऊं, कल मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ये हमारे लिए दो टाइप का होता है, दो टाइप का। पहले को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा मुझको बता दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सबको सही से आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, ओके। तो जो हमने क्लियर आ कल, रही है वॉइस। ओके ओके, तो कल जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला दरअसल मैंने शुरुआत में बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होता है, पर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और उस फॉर्मूले का ही यूज करके हम सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बोल सकते हैं। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं अक्सर रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, म्यू से। और इस म्यू की बात करूं तो कल हमने फॉर्मूला लिखा था, याद है? स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन वी। इन वैक्यूम आर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाहते हैं। तो ये होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पे सी क्या है बेटा? कल हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन वैक्यूम या एयर, दोनों में सेम होता है। वैक्यूम और एयर में लगभग सेम होता है, तो हम लगभग को हम इक्वल ही बोल देंगे। तो सी हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और ये कल हमने देखा था 3 × 10⁸ होता है, तो ये वही है। और v जो है ये है उस मीडियम में जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं उसमें आपकी लाइट की स्पीड। जैसे मान लो हम म्यू देख रहे हैं ग्लास के लिए, तो हम क्या करेंगे? सी तो भाई कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन उस ग्लास में हम लाइट को चला के देखेंगे। जब लाइट को चलाएंगे तो उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, उसी लाइट की वेलोसिटी जो कि ग्लास मीडियम में होगी उसी को हम v कह रहे हैं। ठीक है? तो आपने ध्यान से देखा होगा कि म्यू जो होता है वो v से कैसे रिलेटेड होता है? इनवर्सली। सही है? तो ये तो हुआ बेटा हमारा कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को लेके हम बातें हमेशा करते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में देखा करते हैं। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे कोई बोले कि भैया बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में लिखा आर आई। आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। अगर ऐसा कोई पूछे तो भाई आप देखो कि एक मीडियम 1 है, उसके रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव टर्म आ रहा है, इसलिए ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला देखो बेटा क्या होता है। यहाँ पे जिस मीडियम की बात करें दैट इज 1, उसकी वेलोसिटी तो नीचे होती है, यानी लाइट की वेलोसिटी हम मीडियम फर्स्ट में देखते हैं, और अगर हम उसको v1 कहें तो वो नीचे होता है। और जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है उसकी अगर हम बात करें, जैसे मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ऊपर होती है। तो ये बेटा इस तरीके से लिखा जाता है। इसका नोटेशन हम ऐसे दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हमको देखना है विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये बेटा तुमको जो दिख रहा होगा 2 μ1, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है v2/v1। सही बेटा? अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि क्या इनमें रिलेशन होता है, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। जैसे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं μ1 2, तो हमने अभी भी लिखा इसको v2/v1। अब मैं ऊपर नीचे c से डिवाइड कर लेता हूं, तो μ2/c ऊपर दिखने लगेगा, μ1/c नीचे दिखने लगेगा। अब देखें
सी बाई वी होता है म्यू ना, तो सी नीचे वी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ऊपर वाला 1 अपॉन U2 म्यू टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन म्यू वन। तो अगर हम रिलेशन देखें तो म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या हो जाएगा बेटा, अब ये डिवाइड है तो पलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो ये हो जाएगा बेटा रिलेशन। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये किसके बीच का रिलेशन है, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट इन दोनों के बीच का रिलेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन relative and absolute refractive index। सही बेटा, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमको दिख गया है रिलेशन। अच्छा इसी में एक आध और देख सकते हैं, जैसे कोई हमसे कहे कि आप बताओ म्यू टू का मतलब म्यू टू बताओ, यानी मीडियम टू के रिस्पेक्ट में मीडियम थ्री के रिस्पेक्ट में मीडियम टू का बताओ, तो इसका नोटेशन ये हुआ। अब इसमें ध्यान से देखा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है म्यू हमेशा उसके नीचे रह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू थ्री, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेटा देखें तो रिलेशन हम रियल यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव उन दोनों में आप बड़े आराम से देख सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब आते बेटा यहाँ पे कुछ और बातें जानने के लिए। सबसे पहले बेटा ये जो म्यू होता है, म्यू अगर उसको हम देखें तो वो डिपेंड करता है सी और वी पे। आप जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम या एयर में सबसे ज्यादा होता है। अगर ऐसा है तो भाई सी और वी में कंपैरिजन करेंगे तो कौन ज्यादा हुआ, सी ज्यादा हुआ। ध्यान देंगे कि जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर या वैक्यूम में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम में अगर आप वी निकालोगे, एक सेकंड बेटा कोई प्रकट हुआ है। बेटा आवाज आ रही है सबको फिर से? Yes sir बेटा ये ये समझ में आ रहा है कि सी और वी में मैंने क्यों सी को बड़ा और वी को छोटा करा, सही जी है। सर अब अगर ऐसा हो बेटा तो सोचो जरा, म्यू जो होगा क्या आपको लगता है कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा? यस सर यस क्यों? सर क्योंकि भाई सी बड़ा है वी छोटा है। जैसे सी मान लो सपोज ऐसे 2 है और वी है 1, तो भाई ऐसा रिलेशन होगा सी 2 है वी 1 है, तभी तो सी वी से बड़ा होगा। और ये रिलेशन यानी ये रेशियो जो होगा हमेशा ही कितना होगा, 1 से बड़ा। तो इसको दिखाया हमने कि म्यू जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो म्यू क्या है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान देना कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिया करेंगे और इसी को हम अक्सर लिया करते हैं, ये हमेशा ही 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर वहीं पे हम रिलेटिव की बात करें, जैसे मैंने कहा सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई म्यू वन अपॉन म्यू टू। पर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा हो, पर ऐसा हो सकता है कि म्यू वन और म्यू टू में म्यू टू बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उस केस में बेटा ये म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू टू पॉजिटिव एक से बड़ा हो गया छोटा बेटा, छोटा। तो बेटा यहाँ पे रिलेटिव के ऊपर कोई नियम नहीं है। रिलेटिव जो हो सकता है, रिलेटिव ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, जबकि साथ साथ लेस देन 1 भी हो सकता है ना। लेकिन कौन सा मैंने बोला किसके लिए ग्रेटर देन लेस देन दोनों हो सकता है, मैंने किसके लिए बोला, रिलेटिव के लिए। लेकिन अगर एब्सोल्यूट बोलोगे बेटा तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आई सबको, ये दोनों बातें? यस यस सर सर। अच्छा एक बात और, आपने बेटा दो टाइप की मीडियम के बारे में सुना होगा, एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। तो मीडियम ये दो होते हैं, एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। ठीक है, तो बेटा रेयरर और डेंसर जो मीडियम होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किस मीडियम का म्यू किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। जैसे आप देखो, आपको अलग से कोई कहे कि एक मीडियम मेरे पास है वो रेयरर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई लेके आए कहे कि नहीं हमारे पास जो मीडियम है ये डेंसर है, इसका कोई मतलब नहीं होता। रेयरर और डेंसर होना ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और रेयरर या डेंसर तभी बोल पाते हैं जब दो लोग आपके सामने हो।
दो लोगों में आप देखेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम किसका ज्यादा है। जैसे मैं दो मीडियम लेके आया, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.5 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.6, तब मैं ज्यादा वाले को कम वाले के रिस्पेक्ट में कहता हूं डेंसर, और जो कम वाला होता है उसको हम कहते हैं रेयरर। तो मिला जुला के जो रेयरर होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, म्यू मतलब बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो होगा वो लेस होगा, और इसके लिए उसी जगह पे क्या होगा, ज्यादा होगा। लेस और ग्रेट में बोल देता हूं, समझ में आया बेटा। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक मीडियम है, एक बाउंड्री है, उसमें एक ऊपर मीडियम है और एक नीचे मीडियम है, दो मीडियम है। अब मुझसे कहा गया कि यहाँ पे ऊपर वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, नीचे वाला जो है उसका है 5/2। अब बताओ बेटा म्यू1 बड़ा या म्यू2 बड़ा? म्यू2। तो म्यू2 वाला जो मीडियम होगा वो क्या बोला जाएगा, डेंसर, और ऊपर वाला क्या बोला जाएगा, रेयरर। अब अगर कोई कहे भाई, अगर कोई कहे यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक मीडियम है, मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज दैट 6/3, अब बताओ ये रेयरर होगा या डेंसर? बताओ बेटा, ये रेयरर कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए भाई म्यू किससे छोटा किससे बड़ा है ये तो हमको दिया ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ना तो बोल सकते कि तुम रेयरर हो, ना ये बोल सकते, ना ये बोल सकते कि भाई तुम डेंसर। सही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मीडियम है, हमको तो कंपेयर करना पड़ेगा। सही है ना। तो रेयरर और डेंसर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई दो कम से कम एक साथ हो, जिसमें एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे से कम हो तो हम उसको कहेंगे रेयरर, ज्यादा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, डेंसर। सही है। अच्छा एक बात और खास बात है, एक बात और खास बात है, वो खास बात क्या है बेटा, आपने ध्यान दिया कि ये जो म्यू है और ये जो वी है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनवर्सली? इन्वर्सली। हाँ, अगर इनवर्सली है तो सोचो बेटा, डेंसर में म्यू ज्यादा, डेंसर में म्यू ज्यादा, तो भाई लाइट की स्पीड डेंसर में क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे v जो होगा वो लेस होगा, और यहाँ पे चूंकि म्यू कम तो v क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर बेटा। तो हम बेटा डेंसर और रेयर मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड भी बोल सकते हैं कि भाई जहां पे हमको लगे कि मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो वो मीडियम हुआ रेयर, कम है तो वो क्या हुआ, डेंसर। बताओ बेटा क्लियर है सबको? सर अच्छा एक बात और एक बात और कि एक होता है रिलेशन जिसको हम कहते हैं कॉची रिलेशन। बेटा कॉची रिलेशन का नाम सुना है? सुना सुना सा लगता है। कॉची रिलेशन दरअसल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को वेवलेंथ लैम्डा से रिलेट करता है। सही है ना। म्यू इक्वल टू होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसको हम कहते हैं कॉची रिलेशन। यहाँ पे a एंड b जो है ये कॉची कांस्टेंट होता है, कॉची कांस्टेंट। सही ना, कॉची कांस्टेंट। अच्छा बेटा अगर यहाँ पे आप म्यू और लैम्डा को देखो तो डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली? इनवर्सली रिलेटेड है बेटा। हाँ तो आप देखो हमेशा ही जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका वेवलेंथ से रिलेशन होता है, और वेवलेंथ से कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि दोनों हमेशा कैसे रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली। क्लियर हो गया बेटा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो म्यू का वी से उल्टा रिलेशन यानी इनवर्स का रिलेशन, म्यू का लैम्डा से कैसा रिलेशन, इनवर्स का रिलेशन। देख पा रहे हैं आपको बेटा? देख पा रहे हैं ना। तो इस तरीके की हम हाँ इस तरीके की हम बातें देख पाते हैं। अच्छा एक और बात अगर हम देखें, एक एक रिलेशन अक्सर यानी एक क्वेश्चन के फॉर्म में रिलेशन हमेशा आता है। जैसे अगर कोई कहे कि भाई म्यू1 विद मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखो, तो बेटा इसको कैसे लिखते थे याद है? म्यू1 इसको अपॉन लिखते म्यू2। थे म्यू1 अपॉन म्यू2, यही तो सीखा। लेकिन बेटा मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू1 अपॉन म्यू3, ध्यान दीजिएगा, म्यू1 अपॉन म्यू3 इंटू म्यू3 अपॉन म्यू4 इंटू म्यू4 अपॉन म्यू2। बेटा अगर मैंने ऐसे लिख दिया, जरा देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों बेटा? किसी का माइक ऑन रह गया है और आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा उसको देख लें। म्यू3 से कैंसिल हो जाएगा, म्यू4 से कैंसिल हो जाएगा, तो अभी तो बेटा हमने म्यू1 अपॉन म्यू2 ही तो लिखा है। बताओ सही है?
हाँ, तो इसका मतलब इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू थ्री क्या हो जाएगा, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम थर्ड, म्यू थ्री अपॉन म्यू फोर क्या हो जाएगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विद रिस्पेक्ट टू फोर इनटू ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फोर विद रिस्पेक्ट टू टू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वन टू को, ये क्वेश्चन में काम आ जाएगा। हालांकि इसका अपना एक और भी यूज है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इस तरीके से काम आ जाएगा। बताओ बेटा, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये पूछेंगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो बेटा मैंने तो ये मैथमेटिकली आपको दिखा दिया, कई बार क्वेश्चन के भीतर ये आपको दिख जाएगा, तो जब दिख जाएगा तो आप इसको उसी तरीके से ट्रीट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लगभग लगभग, अब हो सकता है कुछ छूटा हो, लेकिन हमने लगभग लगभग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया। होल सम कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सिंपल सा एक नंबर होता है जो मीडियम्स को दिया जाता है। दो लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकता, दो लोगों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है इसका मतलब वो एक ही मीडियम है। तो एक ऐसे नंबर की हम बात कर रहे हैं जिसका यूज करके हम मीडियम को, ऑप्टिकल मीडियम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का, कौन क्या कैसे, मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ज्यादा फोकस करा और दिखाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका मतलब हमारे लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और ये अगर देखें तो हमेशा एक से बड़ा होता है, रेयरर मीडियम के लिए कम होता है और डेंसर मीडियम के लिए ज्यादा होता है। इतना हमने कुछ पढ़ लिया। बताओ बेटा यहाँ तक सही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। रिफ्लेक्शन में अगला टॉपिक था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें मुझको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंटरेस्ट नहीं है, याद होगा हमने दोनों लॉस पढ़ लिए थे। मुझको ये बताने में इंटरेस्ट है कि आपने ये सुना और देखा होगा, आपको पढ़ाया गया था चूंकि, कि भाई रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसमें जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हट Yes, जाता है। sir. ये बेटा आपने यस सुना है? सर। हाँ, अब देखो हाँ, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है समझ लो। मान लो मेरे पास ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री को मैं प्लेन रखता हूँ जिससे आप बातों को समझ जाएं। ये बाउंड्री है, ये है बाउंड्री, बाउंड्री को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। बाकी लाइट इंसिडेंट होती है इधर से, ये इंसिडेंट करती है लाइट। ठीक, अब बेटा देखो, अगर ये बाउंड्री ना होता तो ये लाइट ऐसे सीधे चले जाती, ऐसे ना, लेकिन अब ऐसे नहीं जाती। जाती कैसे है उसको दिखाने के लिए उसको नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। तो ये है नॉर्मल, ये ग्रीन कलर का जो है ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ये जो आई लाइट उसको हमने कहा इंसिडेंट रे, सही है। अब देखो बेटो, ये जो नॉर्मल होता है हमने क्या पढ़ा है कि भाई अभी रिफ्लेक्शन होगा, अभी रिफ्लेक्शन हमको नहीं मालूम, मैं आपको एक ऐसे सिंबॉलिकली अगर रिफ्लेक्शन दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा देता हूँ कि भाई ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट चलेगी। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल ये वाली लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। पहले तो ये तीनों ही एक प्लेन में होते हैं, ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ये तो सब जानते हैं। दूसरा लॉ जो होता है वो एंगल के बारे में बात करता है। तो मान लो ये एंगल है आई और मान लो ये एंगल है आर, सही है, तो ये स्नेल्स लॉ लगता है। तो बात करते हैं बाई स्नेल्स लॉ। तो बेटा याद है जब मैंने वहां पे स्नेल्स लॉ बताया था तो आपको मीडियम के बारे में बताया था, मैंने कहा था ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, सही है ना, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये भी मान लिया कि भाई ऊपर वाला जो है रेयरर है और नीचे वाला क्या है, डेंसर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि दोनों म्यू में कौन म्यू बड़ा, So mu2. म्यू वन म्यू टू में कौन बड़ा, टू सर। म्यू टू बड़ा। अब देखो ये कैसे मालूम चलता है कि डेंसर में जो है हम नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं, तो बेटा ये स्नेल्स लॉ से मालूम चलता है। स्नेल्स लॉ लगाते क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है कि जिस भी मीडियम में आप हो उसका म्यू ले लो और उसी में जो एंगल है उसका साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा तो बेटा देखो म्यू वन और उस तरफ आई ही एंगल है तो वो हुआ साइन आई, और दूसरी तरफ म्यू टू है और एंगल जो है दैट इज आर, तो वो हो गया साइन आर। यस बताइए सर। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको Yes, sir. स्नेल्स लॉ? Yes, sir. अब बेटा मुझको अब बेटा मुझको आर निकालना है, आर को कंपेयर बेसिकली करना है आई से, तो मैं निकालता हूँ ऐसे साइन आर, ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू टू इधर आएगा तो म्यू वन अपॉन म्यू टू Yes, साइन sir. आई, मतलब ये हो Yes, जाएगा sir. बेटा। अब बेटा देखो म्यू वन अपॉन म्यू टू में चूंकि म्यू टू ज्यादा है
तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1। बताओ सही है। अच्छा सोचो, जरा ध्यान से समझना इसको। अगर साइन आई की हम बात करें तो बेटा इसका कुछ नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये जो आई है इसको मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, मान लेता हूँ ऐसा। ठीक है, साइन आई में जो आई है मैंने ऐसा मान लिया कि 30 डिग्री है। तो सोचो बेटा जो साइन आई होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 ना। अब 1/2 को जब एक से कम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से कम का मतलब ऐसे मान लेता हूँ 1/4, ऐसे मान लेता हूँ। तो बेटा ये टोटल नंबर कितना हो गया, 1/8। अब देखना बेटा ये जो साइन आर है, साइन आर, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया लगभग 1/8, जबकि साइन आई को ध्यान से देखें तो ये था 1/2। अब इससे बेटा कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है 1/8? हाँ 1/2, हाँ 1/2 बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो आपने देखा है कि जब भी साइन जो होता है, जब भी उसकी वैल्यू बड़ी होती है तो इसका मतलब एंगल भी बड़ा होता है ना। इसका मतलब मैं आई और आर को कंपेयर करूं तो कौन बड़ा हो गया, साइन आई। आई और आर को कंपेयर करूं तो कौन बड़ा हो गया, जिसका वैल्यू Sin I. ज्यादा है, जिसका वैल्यू ज्यादा है। तो चूंकि साइन आई 1/2 है और साइन आर 1/8 है, तो 1/8 मतलब कम एंगल, और साइन आई ज्यादा होने का, साइन आई की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब आई ज्यादा। तो ये बेटा ऐसा रिलेशन होगा, मिला जुला के जो आर होगा वो आई से क्या हुआ, ज्यादा या कम, कम। Come. आर आई से ज्यादा या कम, कम। तो देखो, देखो बेटा जब कम दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, जरा ध्यान से देखना। ये जो डॉट लाइन हमने अभी देखी, ये वाली, ये जो डॉट लाइन अगर इधर से मैं जाता तो सोचो आई और आर बराबर होते, जो बना दिया है उससे अगर जाऊंगा तो आर बड़ा हो जाएगा, लेकिन आर को क्या होना है, छोटा, यानी डॉट लाइन से वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा मिला जुला के ये वाली लाइट रे गलत है, क्योंकि इसमें आर ज्यादा हो गया। कैसा होना चाहिए, ऐसा, यहाँ पे ये आर होना चाहिए, तभी आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो आई और आर है उसमें कौन ज्यादा है, आई Yes, ज्यादा है। sir. समझ में आ गया बेटा। तो यहीं पे आपको वो लाइन शायद याद जैसी कराई जाती है कि जब हम रियरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, हम मतलब कौन, लाइट रे, देन जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्मल, टर्न्स टूवर्ड्स यस नॉर्मल। सर। क्लियर बेटा, क्लियर यहाँ तक। अब बेटा, अब बेटा एक और बात कि जब हम डेंसर से रेयर Yes, जाते हैं तो sir. आपको याद है नॉर्मल से दूर हो जाते हैं, Uh, याद है बेटा। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ की। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का क्या मतलब, जब हम इधर से लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो अपने पाथ को बेटा फॉलो करेगा, पाथ को फॉलो करने के लिए ऐसे जाएगा ना, जिस तरफ से आया है उस तरफ से चला जाएगा। ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। अगर आप लाइट के रास्ते का डायरेक्शन पलट देते हो तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पे लौट जाएगा। तो बताओ बेटा ये रास्ता समझ में आया कि ऐसे आया, ऐसे आया, तो कैसे लौटेगा, जैसे yes, इंसिडेंट हुआ था, यानी ऐसे। बताओ सही बेटा। तो बेटा अगर ऐसे जा रहे हो तो देखो, हाँ, अगर ऐसे जा रहे हो जरा ध्यान से देखना। इस केस में, इस केस में अगर हम पीले की माने तो पीले वाला इंसिडेंट माना जाएगा, तो पीला वाला को तो ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन वो चला कैसे गया, ऐसे। तो देखो बेटा नॉर्मल से तो yes, दूर sir. हो गया ना, तो आपको दिख रहा है सही, हाँ। तो यहाँ पे बेटा उल्टा भी सही है, उसको हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से बता सकते हैं कि जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो होती है, रिफ्रैक्टेड रे टर्न्स Above टुवर्ड्स normal. नहीं, अवे, अवे टू नॉर्मल। सही बेटा। तो ये हम मिला जुला के देख पाते हैं। तो इस तरीके से हमको मान चल गया भी रिफ्लेक्शन होगा तो क्या, कैसे, कहाँ पे होगा, तो ये हमको मान चल गया। अब बेटा यहाँ पे और क्या हमको देखना है, हमने देख लिया भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे यहाँ पे हो जाता है कि कैसे रेयरर से डेंसर में जाते तो होता है, कैसे डेंसर से रेयरर में जाते तो लाइट रे नॉर्मल से दूर हो जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे। और इन दोनों को ही मैंने अभी दूसरे वाले को रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से बताया।
आप जरूरी नहीं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से ही देखें, वो आसान बना देता है। अदरवाइज आप स्नेल्स लॉ से देख सकते हैं, स्नेल्स लॉ हमेशा आपको सही आंसर देगा। तो जहां पे बेटा आई और आर को कंपेयर करना हो, वहां पे आप किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? स्नेल्स लॉ पे। और एक बार आपने ट्रेसिंग कर दी रेस की, तो उसके बाद आप चाहे तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े, और आगे हमको क्या देखना है? आगे हमको अगर देखें तो देख सकते हैं हम ये अभी बेटा 7 मिनट 15 सेकेंड रह गया है। ये बेटा किसी ने आर्टिस्टिक कुछ काम किया है क्या? बेटा जरा ध्यान दें, ये एनोटेशन मत करा करें। तो Yes, sir. बेटा यहाँ तक सबको Yes, क्लियर है? sir. अब बेटा एक बार लाइट को लेके एक जरा वेवलेंथ, स्पीड, इन सबको जरा रिलेट कर लेते हैं, सबको रिलेट कर लेते हैं एक साथ। देखो जरा, इसमें हम क्या करते हैं? बाउंड्री है, बाउंड्री है, लाइट रे इंसिडेंट हुआ। पहले तो नॉर्मल खींच लेता हूँ, इस पे नॉर्मल है एक, ये है नॉर्मल। अब लाइट रे आई इधर से और ऐसे चलेगी। बताओ बेटा, नीचे का जो मीडियम है वो रेयरर है डेंसर? हाँ, ये बेटा डेंसर होगा, ये होगा रेयरर। कैसे बताया गया? क्योंकि आप देखो आर जो है, ये आर आई से क्या है? बड़ा। बड़ा होगा, इसका मतलब आप नॉर्मल से दूर गए हैं, इसका मतलब नीचे क्या हो गया? रेयरर हो गया। सही बेटा यहाँ तक? अब जरा एक बात ध्यान देना, अगर हम स्नेल्स लॉ से बात करें, बाय स्नेल्स लॉ, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई अगर पहले मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा, दूसरे मीडियम में लैम्डा 2, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड v1, दूसरे में स्पीड 2, तीसरे पहले में फ्रीक्वेंसी लाइट की f1, दूसरे में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट f2, और कुछ बच गया क्या? आई थिंक कुछ नहीं बचा। तो हम स्नेल्स लॉ से बात करते हैं। स्नेल्स लॉ ये कहेगा कि भाई अगर हम साइन आई और साइन आर को डिवाइड करें, ये थोड़ा सा साइन आर को डिवाइड करें, ये तो बेटा आपने देखा कि म्यू और साइन जो होते हैं ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखने लगेगा? आई के करेस्प ये म्यू टू बाई म्यू वन, क्या ये Yes, दिखेगा sir. बेटा? बताओ बेटा, इसे यहाँ तक सही है? आप जरा रुकते हैं। आपने ध्यान दिया था कि जो म्यू और वी होता है दोनों इनवर्स रिलेटेड होते हैं, म्यू और वी। अगर आपने देखा तो देखो, म्यू टू ऊपर है तो इनवर्स होने के कारण वी वन ऊपर हो जाएगा, वी टू नीचे हो Yes, जाएगा। sir. बताओ सही है? Yes. अच्छा, तुमको ये भी बेटा देखा होगा कि म्यू और लैम्डा, बेटा ये किसी का ऑन रह जा रहा है, जिसके यहाँ ऑन है उसके यहाँ से बहुत ज्यादा जो है डिस्टरबेंस हो रहा है। बेटा देवेंद्र, एक तो आपकी तरफ से ऑन है, अरिजीत सिंह आपकी तरफ से ऑन है, और जो चालाक होगा जिसकी तरफ से आवाज आ रहा होगा वो पहले ही ऑफ कर लिया होगा मेरे पलटने से पहले ही। बेटा थोड़ा ऐसा देख ले अपनी तरफ से, अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो अपनी तरफ से ही थोड़ा देख ले। Yes, बेटा sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ। ये इनवर्स और डायरेक्ट का रिलेशन है, उसी से हम ये देख के बता पा रहे हैं, सही ना? अच्छा, दूसरा म्यू और लैम्डा का रिलेशन कैसा था इनवर्स का? तो म्यू टू ऊपर है तो इसका तो लैम्डा वन ऊपर होगा, लैम्डा टू नीचे होगा। सही है? और कोई वजह तो नहीं? वी हो गया, लैम्डा हो गया, म्यू हो गया, सभी हो गया। तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर देता हूँ। ये बेटा सबको दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा एक रिलेशन जो कई बार काम आता है, स्नेल्स लॉ से ही बना हुआ है। हमने जितने भी पीछे कॉन्सेप्ट देखो सबको एक तरीके से सम टोटल कर लिया। तो मिला जुला के अगर मैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करूं तो बेटा देखना, फ्रीक्वेंसी की बातें नहीं करी है, मैं सबको अभी एक बार कनेक्ट करता हूं। देखना बेटा, हमने अभी जो सीखा है वो क्या है? वो हमने ये सीखा कि जब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है। मान लो ये बाउंड्री है और ये मान लेते हैं नॉर्मल, ये है नॉर्मल।
अब लाइट इंसिडेंट होती है इधर से, यह इंसिडेंट। बेटा इस वाली लाइट को कौन सी लाइट Reflected. कहेंगे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड? Reflected. Reflected. और Refracted. हाँ, इस वाली को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड। हाँ, तो ये रहा इंसिडेंट रे, मतलब आप लोग एक्टिव हैं, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे, Refracted. और ये वाला है रिफ्रैक्टेड रे। सही ना? अब देखना जरा, इंसिडेंट रे में अगर मैंने कहा कि भाई लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है उसके लिए जिस मीडियम में आया है, इधर मान लेते हैं ऊपर मीडियम पहला μ1, नीचे मान लेते हैं मीडियम μ2। तो पहला जो लाइट है जिस तरफ से आया है इंसिडेंट वाला, उस तरफ ये एंगल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि मीडियम फर्स्ट यानी μ1 में जो लाइट आया है उसकी स्पीड है v1। अब बेटा टाइम मेरे पास बचा हुआ है 1 मिनट। हाँ 1 मिनट बचा हुआ। बेटा जरा ये देखना, अगर मैं पूछूं कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उस लाइट की स्पीड क्या होगी, Same होगी. v1 होगी या अलग होगी, तो क्या आंसर आएगा? Same होगी sir. सेम होगी। बेटा इस सेम वाले जरा सुन ले, और जो नहीं बोल पाए देखो, ऊपर वाला जो रिफ्लेक्टेड लाइट है चाहे इंसिडेंट लाइट है, दोनों ही एक ही मीडियम में है। तो अगर मीडियम एक ही होगा यानी म्यू एक होगा तो सी तो एक ही होता है, तो v एक होगा। यानी ऊपर जब लाइट इंसिडेंट लाइट है वो v1 में है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वेलोसिटी भी v1 होगी। तो पर change रिफ्लेक्टेड की क्या लगता है, वो वही होगी या अलग? अलग होगी, क्योंकि बेटा म्यू चेंज हो गया, म्यू चेंज हुआ तो v जो है चेंज हो जाएगा। तो देखो इंसिडेंट लाइट की जो वेलोसिटी होती है वही रिफ्लेक्टेड की होती है, पर रिफ्रैक्टेड वाले की बदल जाती Yes है। Yes. sir. इसका मतलब Yes. सबने समझ लिया बेटा? Yes sir. चलो फिर से बेटा रिकनेक्ट हो, आप लोग फिर से Sir रिकनेक्ट हो optical जाओ, पाथ तो क्या फिर हम होता आगे है? पढ़ते हैं। अभी आगे देखेंगे। हाँ बेटा मुझको लग रहा है जितने आने थे आ गए। तो Yes sir. Yes sir. बेटा सबको स्क्रीन मिल पा रही है? ओके। अब बेटा हमने स्पीड को देखा, अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ को। मैंने लिखा कि जो बेटा जो इंसिडेंट लाइट है मान लेते हैं उसका वेवलेंथ लैम्डा हुआ। बेटा बच्चन सिंह जो है और मोहम्मद आजम जो है, ये बेटा अपना माइक ऑफ कर लें। मोहम्मद आजम और बच्चन सिंह, ये अपने से कर लीजिए भाई, मुझको कहना पड़ता है ये। आप खुद सोचिए, आपके घर की आवाज यहाँ तक आ जाएगी। तो देखो जी सर. बेटा सबको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, और sir. स्क्रीन भी सबको दिख रही है? हाँ। अब बेटा देखो, अगर मान लो इंसिडेंट लाइट रे जो है उसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो क्या लगता है रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ वही होगा या चेंज हो जाएगा? Same होगा सर. बताओ। सेम होगा भाई। देखो म्यू का लैम्डा से कौची रिलेशन से ऐसा रिलेशन होता है, बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो म्यू पे डिपेंड करता है ना लैम्डा। अब आपने ऊपर जो बाउंड्री के ऊपर वाला है रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे, उसके लिए देखा तो मीडियम तो सेम है, तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा, तो इसका भी लैम्डा सेम हो जाएगा। लेकिन चूंकि नीचे जब जाएंगे तो लैम्डा बदल जाएगा। कारण क्या Yes है? क्योंकि sir. म्यू बदल गया। बताओ बेटा सबके लिए समझ में आया? अब बात करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी को लेके। ये जो मैं एफ लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऐसा कॉन्सेप्ट है या ऐसा टर्म है जो कभी नहीं बदलता है, चाहे मीडियम सेम हो चाहे मीडियम अलग अलग हो, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. सही है? हाँ, तो ये बेटा तीनों लोगों को आपको ध्यान देना है कि कब कहाँ कौन सेम रहता है, कब कहाँ पे बदल जाता है। मैं क्या, इसको ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट वाइज, ना कि आप इसको रटिएगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे।
क्योंकि v और लेमडा का हमने रिलेशन देख रखा था भाई, म्यू का v से रिलेशन था इनवर्स का, वो देखा ही था, और म्यू और लेमडा का रिलेशन कॉची रिलेशन से देखा हुआ है। तो आपको मान चल जाएगा भी v हो चाहे लेमडा हो, मीडियम पे डिपेंड करता है, और जबकि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सही है। तो वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बड़े आराम से बता पाएंगे, जहाँ पे हमसे ये लैम्डा पूछे, जहाँ पे हमसे वेलोसिटी पूछे, जहाँ पे हमसे फ्रीक्वेंसी पूछे, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, हम हर जगह पे उसके Yes, बारे में sir. बता Yes, पाएंगे। sir. बताओ बेटा, क्लियर है? Uh, ओके। अब बेटा यहाँ पे चाहे तो डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। डेविएशन का कॉन्सेप्ट, उस पे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कोई भी आप बुक पढ़ रहे होंगे, मतलब मैंने बहुत नहीं कराया, लेकिन बहुत कोई भी आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको डेविएशन अक्सर दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं भाई, डेविएशन हम कैसे बताएं। तो डेविएशन का बेटा वही कॉन्सेप्ट है, चले थे कहीं और पहुंच गए कहीं और। देखो यहाँ पे बेटा मान लो ये बाउंड्री है, ये है बाउंड्री, बाकी ये वाला हमने कह दिया भाई ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब लाइट रे आया, ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, ठीक है, ये हुआ आई, ये हुआ आर। अब सोचो बेटा, अगर ये बाउंड्री ना होती तो लाइट कैसे जाता? ऐसे जाता भाई, ऐसे जाता। ये जो मैंने अभी पीला कलर का डॉट लाइन खींचा है, ये भाई अनडेविएटेड Yes, sir. पाथ है ना, अनडेविएटेड पाथ। अनडेविएटेड पाथ मतलब अगर आप अगर ये बाउंड्री ना होती तो आप ऐसे ही जाते, लेकिन आप ऐसे चले गए तो ये हुआ डेविएटेड पाथ। तो आप डेविएट कर गए ना भाई। अब कहाँ से डेविएट करें, किसके रिस्पेक्ट में डेविएट करें? भाई यहाँ से यहाँ तक डेविएट करें। आप यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे चले गए, तो यही हुआ बेटा डेविएशन। I तो अगर minus कोई R. डेविएशन पूछे तो हम कैसे बता देंगे डेविएशन क्या हुआ? तो बेटा ये देखें, ये पूरा एंगल, जैसे ये पीला वाला और ये नीला वाला नॉर्मल, उसमें देखें तो ये एंगल कितना है बेटा? आई। ये समझ में आया? दो लाइन है, ये ध्यान से देखें, ये वाला लाइन ऐसा जाता है ना, और ये नॉर्मल है ना, तो आमने सामने के एंगल ये Yes, वाला और sir. ये वाला क्या हो जाएगा? सेम। बताओ बेटा, सही है? तो ये बेटा समझ में आया, ये आई और ये आर Corresponding कैसे angle. सेम हुए? ये और ये। हाँ, तो बेटा डेविएशन आपको दिख ही रहा होगा। डेविएशन अगर हम देखें, सॉरी, डेल्टा, डेविएशन हुआ अगर डेल्टा, तो हम कैसे बता I. पाएंगे भाई डेल्टा क्या हुआ? आर माइनस आई। हाँ, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो सकता है, आई माइनस आर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भाई ये एंगल मैंने छोटा लिया होता है। यानी अभी आपको लग रहा होगा कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा होगा, डेंसर से रेयरर में जा रहा होगा, तभी तो आर आई से बड़ा हो गया। पर अगर रेयरर से डेंसर में जाता तो उल्टा हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम डेविएशन को जब भी कैलकुलेट करना हो तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। हमको दोनों एंगल दिख जाएगा, आराम से वैल्यू को रखेंगे। जैसे मान लो आपको आई दिया है, तो भाई हम आर को भी आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आई आपके लिए गिवन हो और आपको आर माइनस आई करना है, तो हम क्या लगा लेंगे? स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। मान लो इधर डेंसर की तरफ है म्यू डी और रेयरर की तरफ है म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अब यहाँ से बेटा साइन आर निकल जाएगा, साइन आर क्या हो जाएगा? म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर इंटू साइन आई, यही तो हो जाएगा बेटा। और यहाँ से अगर कोई साइन आई पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन आई, यही हो जाएगा। सॉरी, मैंने ये साइन आई फिर से साइन आर लिखना था ना, ये मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने बेटा किसकी वैल्यू को सॉल्व कर दिया? यहाँ मैंने आर की वैल्यू को सॉल्व किया ना, आर की वैल्यू को सॉल्व किया। अभी उठा के रख लेते हैं, तो डेविएशन देखो कितना हो गया बेटा? जो डेविएशन हो गया दैट इज डेल्टा, ये था आर माइनस आई अभी, और आर की वैल्यू कितनी हो गई? साइन इनवर्स म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर साइन आई, ये तो हो गया आर माइनस आई। बेटा ये देख के कितना डरावना सा रिलेशन लग रहा है, इसलिए मैं इसको दिखाना तो नहीं चाह रहा था, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको कहाँ से आया है ये ना समझ पाए। अब बेटा समझ पाए कि हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, और साइन ये जो रिलेशन था साइन आर वाला, ये वाला रिलेशन यहाँ पे, ये वाला, इससे हमने आर सॉल्व कर लिया ये, और आर सॉल्व करके हमने
जो फॉर्मूले में r था ये वाला उसमें रख दिया, i तो ऐसा ही है। क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. तो ओके ओके, तो ये बेटा डेविएशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखें, अब हमको चाहिए मेन रिलेशन जिसका यूज करके हम बताएंगे कि भाई चाहे वो सिंगल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो या ग्लास स्लैब हो या मल्टीपल स्लैब्स हो, उनके कारण जो भी पैरामीटर्स पूछे जाएंगे, भाई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ पे बनेगा, उनका साइज कैसा होगा, ये हम बता पाए। बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लेन अभी पढ़ना है हमको, लेकिन जंप करके हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, वहां से हम इमेज बना लेंगे और वहां का कॉन्सेप्ट यूज करके हम आगे सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ लेंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। और मैं वहां से एक आपको ऐसा कुछ सीक्रेट बता दूंगा जहां से आप ये देख पाएंगे कि भाई जो आपका प्लेन मिरर था, आप चाहते तो स्फेरिकल मिरर पहले पढ़ लेते और बातें कर पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा जरा इस कॉन्सेप्ट को समझें। बेटा इससे सॉरी अभी हमारा एक सेकंड। बेटा ये आपको इसमें मालूम है कि हम जो स्फेरिकल मिरर पढ़ा था उसको पहले पढ़ लिए होते तो प्लेन मिरर पढ़ना बड़ा आसान हो जाता, ये आपको मालूम No, था? sir. देखिए बेटा, सबसे पहले जरा आप एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में समझें। देखिए बेटा, कर्वेचर मैंने याद होगा मैकेनिक्स में आप लोगों को बता रखा है। कर्वेचर देखो क्या होता है, जैसे मान लो कर्वेचर में तो होता है मोड़। जैसे आप देखें, मान लो ऐसे करके मोड़ है, देखो बेटा रास्ते पे यहाँ मोड़ दिखा, यहाँ मोड़ दिखा, यहाँ मोड़ दिखा, आगे भी मोड़ है। अब देखो बेटा इन इन यहाँ पे मोड़ चूंकि ज्यादा है पहले वाले केस में, तो यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा होगा। जैसे C1 कर्वेचर यहाँ दिखाता है, C2 कर्वेचर यहाँ दिखाता है, C3 कर्वेचर यहाँ दिखाता है। तो बेटा जहाँ पे ज्यादा मोड़ वहां पे कर्वेचर ज्यादा। तो देखो C1 पे मोड़ ज्यादा है इसलिए C1 कर्वेचर ज्यादा, उसके बाद आएगा C2 और सबसे कम Yes, मोड़ sir. कहाँ पे, C3 पे। ये दिख रहा है बेटा सबको? फिर मैंने याद होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से उनको रिलेट किया था। मैंने कहा था कि जैसे मान लो ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर को आप एक सर्किल से जोड़ लो, सर्किल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सोचो अगर आपको ज्यादा मुड़ा होना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या होना चाहिए, कम। जैसे देखो यहाँ पहले वाले केस में अगर सर्किल खींचो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा, लेकिन अगले वाले में थोड़ा सर्किल बड़ा होगा तो ये कर्वेचर का रेडियस थोड़ा और बड़ा होगा। यहाँ वाले पे सर्किल बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पे कर्वेचर जो होगा वो और उससे ज्यादा होगा। तो अगर पहले केस में R1, दूसरे केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और तीसरे में R3, तो R3 जो होगा बेटा वो सबसे क्या होगा, बड़ा, और R2 उसके बाद और R1 सबसे छोटा। तो देखें कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन कैसा था, इनवर्स का। कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें Yes, रिलेशन sir. कैसा बेटा, इनवर्स का। ये सब कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा कर्वेचर को हम कैसे प्लेन कर देते हैं वो जरा समझो। देखो भाई यहाँ पे ये छोटा सा कर्वेचर, तो इसका रेडियस आप देख पा रहे हो कहीं सेंटर यहाँ हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा सा कर्वेचर को फ्लैट किया तो जाहिर सी बात है एक बड़े सर्किल का पार्ट हो जाएगा, इसके लिए सेंटर शिफ्ट हो जाएगा ना। पहले सेंटर यहाँ पे था, अब सेंटर यहाँ पे हो गया। बढ़ बेटा रहा तो रेडियस को क्या बढ़ लगता है, रहा है. देखिए कि बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। पहले रेडियस R1 था, अब रेडियस कितना हो गया, R2। अब बेटा अगर मैं इसको और बड़ा करूं, और बड़ा करूं तो और बड़ा सर्किल बनेगा और सेंटर कहीं और जाएगा। और ऐसे करते करते अगर लास्ट में मैं प्लेन कर दूं, प्लेन, तो बेटा इसका कर्वेचर जो होगा वो प्लेन होते ही जो सेंटर होगा वो इन्फिनाइट पे हो Infinite. जाएगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, इन्फिनाइट। तो बेटा प्लेन सरफेस जो होता है उसको हम स्फेरिकल सरफेस से रिलेट कर सकते हैं। अगर स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कर्वेचर जो है वो इन्फिनाइट कर दे तो इस जो कर्व सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, No, प्लेन sir. सरफेस। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर प्लेन सरफेस विल बी, No. क्या होगा बेटा, विल बी Yes, sir. इनफाइनाइट। Uh, बताओ सही है? अब देखो, अब जरा
जो हमने कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर देखा था उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो था ऐसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। यही था बेटा ना, ये था स्फेरिकल मिरर, ये था स्फेरिकल मिरर के लिए। अब बेटा अगर कोई कहे इसको प्लेन मिरर के लिखना हो तो लिखेंगे फॉर प्लेन मिरर। infinite. भाई आर को क्या कर दें हम, इन्फिनाइट। जब आर को इन्फिनाइट करेंगे बेटा तो 2/r 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/v Yes, sir. प्लस 1/u इक्वल टू 0। Yes, बताओ sir. सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/v जो हुआ वो हो जाएगा माइनस ठीक है. 1/u। Yes, sir. बताओ सही है? अब इसको इन्वर्स करते हैं, इसको इन्वर्स करते हैं, तो जो v Yes, होगा sir. वो हो जाएगा माइनस u। बताओ सही है? अब सोचो बेटा, अगर v माइनस यू बराबर हुआ तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट u हमारा नेगेटिव है, Positive. तो बेटा v क्या हो Yes, जाएगा, sir. पॉजिटिव। अब बेटा जरा ये बताओ, क्या क्या लगता नहीं है आपको कि एक तरफ अगर ठीक ऑब्जेक्ट है. होगा तो इमेज हमेशा दूसरी तरफ बनने लगा? यही तो हमने पढ़ा था, यही तो हमने पढ़ा था कि भाई एक ऑब्जेक्ट जितना दूर आगे होगा इमेज उतना ही दूर पीछे बनेगा। दूसरा, अगर मैं मैग्निफिकेशन दिखाऊं इसी केस में, अच्छा दूसरी बात हमने ये पढ़ा ना प्लेन मिरर में कि Yes, जितना sir. दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज होता है ना। तो देखो जरा बेटा बताओ, मैथमेटिकली यानी मैग्नीट्यूड वाइज क्या v का मैग्नीट्यूड और जी u सर. का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है? Yes, sir. बराबर नहीं Image. मतलब ये हुआ जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या बना, इमेज बना। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मिरर से ऑब्जेक्ट की और मिरर से इमेज की सेम हुई। सही है। और तीसरी बात जब मैग्निफिकेशन पे ध्यान दो आप, जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा स्फेरिकल मिरर के लिए उसका फॉर्मूला होता है -v/u। सही है। अब याद है बेटा जो Yes, ऑब्जेक्ट और sir. इमेज होता है वो सेम साइज का बनता है। Yes, हाँ। अब बेटा जो उसकी वैल्यू है वो लिख लेते हैं। मान लेते हैं यही वाला केस कि भाई जो u है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, v हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, v हो जाएगा किसके बराबर, -u के बराबर ये। और u जो है वो u है, अगर हम ऐसा कर दे तो u से u कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा +1। अगर ऐसा हो बेटा तो मैग्निफिकेशन +1 क्या दिखा रहा है, सबसे पहले पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे बनेंगे। Yes, sir. बेटा याद है हमने yes, देखा sir. था ये Yes, होगा. प्लेन मिरर में देखा था, ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज के बनेंगे। और दूसरा मैग्निफिकेशन m की जो वैल्यू है 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा। सही है। तो बेटा आप सोचो कि अगर हम स्फेरिकल मिरर पहले पढ़ के प्लेन मिरर पढ़ते तो आसान ना हो जाता, ये कुछ बातें बड़ी आसानी से हम बोल सकते थे। Yes, sir. सबको बात समझ में आई? अब बेटा जब ये इतना ही आसान है तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी बोल सकते हैं। सोचो अगर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे, हम भाई पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पढ़ लेंगे, यानी कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पढ़ लेंगे, और उसके बाद लौट के आएंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि जब आप जानते ही थे तो इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया इसी तरीके से। तो बेटा इसमें कारण ये था कि प्लेन मिरर में और भी बहुत कुछ था, और भी बहुत कुछ था, इसलिए हमने पहले उसको उस हिसाब से पढ़ा, उसके बाद हम आगे आए। दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वहीं से होता है, इसलिए भी मैंने उसमें टाइम लगाने की बात सोची। तो इस कारण बेटा वहां पे टाइम हमने लगाया है, अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा जल्दी होता तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाता। सही बेटा। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं, इस हेडिंग का नाम होगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व, या इसको लिख सकते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेटा ये हेडिंग सबको समझ में आ गया? मैंने कर्व भी लिखा और स्फेरिकल भी लिखा, तो ऐसा नहीं कि स्फेरिकल हो या कर्व हो दोनों अलग अलग हो जाएगा। कर्व आपने देखा था, कर्व मिरर ही या कर्व मिरर का ही एक स्पेशल केस हुआ करता था स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सबको आवाज आ रही है भाई? हाँ। तो बेटा इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें कुछ खास बातें होंगी। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने देखा था कि हम स्फीयर का कुछ पार्ट कर देते थे और उसके बाद पार्ट करने के बाद हम उसमें क्या करते थे, एक तरफ पेंट करके मिरर बनाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जरा देखें कैसा होगा। अब क्या होगा बेटा,
कि आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्फीयर ले लेंगे, जैसे ये देखते हैं, ये बेटा यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है फिगर, ये क्या है, एक स्फीयर। और ये कैसे मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल है ट्रांसपेरेंट। भाई ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि लाइट को इधर से उधर Yes, जाना है। sir. क्लियर बेटा? ये है ट्रांसपेरेंट स्फीयर। अब बेटा देखो, अगर लाइट इधर से इधर एंट्री करती है तो इसको उभरा हुआ पार्ट दिखेगा ना, और जब लाइट इधर से इधर जाती है तो इसको धंसा हुआ पार्ट दिखेगा। तो बेटा यहाँ पे वैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स टर्म तो यूज नहीं करते। यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव कहना चाहो तो जब लाइट इधर से इधर जाएगी तो बेटा उभरा हुआ पार्ट दिखेगा। तो आप इसको Yes, क्या sir. बोल सकते हो, कॉन्वेक्स। बताओ, एग्री हो? आप इसको ऐसे समझिए, ट्रांसपेरेंट स्फीयर का मतलब क्या हुआ, जैसे वो जो प्लास्टिक वाली बॉल होती है, जो प्लास्टिक वाली बॉल होती है आप देखते हैं वो भीतर से खाली होती है। नहीं, Yes, आपको sir. ऐसा नहीं, आपने लेदर की बॉल देखी है, लेदर की बॉल मतलब भीतर मटेरियल भरा हो। आप उस लेदर वाली बॉल को मान लो कि वो ग्लास का बना है। सबसे पहले ग्लास का बना क्यों मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, बेटा ग्लास का अगर नहीं होगा तो लाइट जो है उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी। जैसे अगर ये मान लो ये सॉलिड मटेरियल का कोई और होता तो ग्लास ना होता तो लाइट इधर से इधर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि मटेरियल उसको जाने नहीं देता। ट्रांसपेरेंट मीडियम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइट अगर इधर से उधर जाना चाहे या इधर से इधर जाना चाहे तो बड़े आराम से जा सके। सही बेटा? तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट किस तरफ जा रही है उससे डिसाइड करेंगे भाई कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। जैसे मान लो इधर से इधर गया तो उभरा हुआ पार्ट दिखेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन सोचो लाइट अगर इधर से इधर जाए तो यहाँ पे इसको गहरा पार्ट दिखेगा तो ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझ पा रहे हैं बेटा, पकड़ पा रहे हैं ये सब कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बोल रहे हैं? सही है। हाँ, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी का एक पार्ट कट कर लेंगे, इसी का एक पार्ट कट कर लेंगे। और पार्ट कट करने के बाद उसमें हम ऐसा नहीं कि पेंटिंग वेंटिंग करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने ये स्फीयर लिया और इसको ऐसे काट दिया। बेटा इससे पहले वाला जो हम मिरर बनाते थे वो अलग था, वो आपको याद है भीतर खोखला था, भीतर कैविटी वाला था, लेकिन अभी वाला सॉलिड है। अब बेटा मैं अगर ऐसे कट करके इतना पोर्शन निकाल लूं, इधर इस तरफ लेफ्ट साइड वाला पोर्शन निकाल लूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं निकाल लूं तो आपको जो सरफेस दिखेगा उसी सरफेस की हमको बात करनी है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बेटा वैसे तो यहाँ पे ऐसे डॉट लगा होगा और यहाँ पे मीडियम होगा, नहीं मैं इतना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस इतना Yes, दिखा sir. दे रहा हूँ। ये बेटा दिख रहा है, दिख रहा है? देखो बेटा यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो बाहर इधर तो था एयर, और इधर अगर हम बात करें तो इधर मीडियम होगा। मान लेते हैं अगर ये ग्लास का बना है, ये ग्लास का बना है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस सरफेस के राइट साइड में इधर क्या होगा, ग्लास। तो अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पे एयर है, इस समय एयर है, पर जरूरी नहीं कि यहाँ पे एयर हो। मैंने इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लिया। बाय द वे बेटा अगर हम एयर के ऊपर बात करें, म्यू ऑफ एयर, तो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो दोनों ऊपर नीचे सी सी हो जाएगा, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो एयर के केस में हमेशा ही क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है। लेकिन बेटा ध्यान दें यहाँ पे मैं एयर बोल तो दिया क्योंकि यहाँ पे एयर रखा था, लेकिन यहाँ पे हम एयर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मीडियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने एयर लिखा हुआ देखा, यहाँ पे इस एयर को आप कट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करने को कहा, कोई भी मीडियम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एयर हो। मैं तो बस ऊपर से आपको कनेक्ट करा कि ऊपर जो ग्लास था उसमें एक तरफ एयर था, तो मैंने यहाँ पे एयर लिख दिया। एयर के बजाय मैंने उसको म्यू1 इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी मीडियम हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे आप देखो, एयर से अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता था कि यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे दो मीडियम है, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है, फर्स्ट, और यहाँ पे मीडियम सेकंड। सही है। पीछे क्यों बोला था, पीछे मैंने एग्जांपल लिया था इसलिए एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया। तो बाहर वाले का इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 हो जाएगा बेटा, और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 हो जाएगा। और ध्यान देना है यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, उसको याद करना है। फॉर्मूला में क्या होगा बेटा, फॉर्मूले में एक बात ध्यान देना कि लाइट हमेशा इधर से इधर जाएगी। इधर से इधर का मतलब ये होगा बेटा, इधर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। इमेज कहाँ पे बनेगा वो बात की बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस तरफ होगा। इस तरफ मतलब हमेशा ही लाइट किस तरफ से किस तरफ जानी चाहिए, मी1 से मी2।
अगर ऐसे जा रही बेटा तो आपको ये एक फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या है? You म्यू बताइए, टू म्यू बाई टू वी होना। माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है पहले तो। इस फॉर्मूले में एक खास बात है, और खास बात ये है कि ये फॉर्मूले में ना इस फॉर्मूले में म्यू टू म्यू वन अपना जगह बदल देंगे अगर लाइट पलट के जाने लगे तो। बेटा हमेशा ध्यान देना, म्यू टू ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने अपने मन से म्यू टू लिख दिया तो इसका मतलब वही म्यू टू है, नहीं। आपने अगर इधर और इधर म्यू वन म्यू टू लिखा है तो बस इस बात से डिसाइड होता है कि लाइट किधर से किधर जा रही है। जिधर से लाइट जाती है, जिधर से लाइट जाती है हमेशा ही उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वन, और जिस तरफ को क्रॉस करके जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू टू। और उसके बाद ये फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूले में ध्यान देंगे, जो फॉर्मूला स्टार्ट हुआ उसमें म्यू टू बाई वी है माइनस म्यू वन बाई यू है, और आगे है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो इसमें बेटा दो चीजों में गड़बड़ियां होती है। पहली तो गड़बड़ियां म्यू वन म्यू टू में, और दूसरी गड़बड़ी आर में। बेटा आर अगर कोई डिसाइड करने को कहे तो कैसे होगा? देखो पहले तो स्फीयर को कंप्लीट यस करोगे। सर। बताओ बेटा, क्या स्फीयर कंप्लीट होते ऐसे कंप्लीट होगा? ठीक। सही है। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हुआ ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हुआ पोल। अब बेटा ध्यान से यस देखना, सर। चूंकि लाइट इधर से इधर इंसिडेंट हो रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बनाने से या देखने से पहले आप उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को लेके स्फीयर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इसी फॉर्मूले को मैं एक जगह और यूज करता हूँ, जरा देखें। मालूम चला कि भाई ऐसा करके इधर है म्यू फोर और इधर है म्यू सिक्स, और लाइट जो है वो इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो बेटा जरा म्यू ध्यान से सिक्स। देखें, फॉर्मूले में हमारा म्यू वन क्या होता है, जिस तरफ से लाइट आती है वो क्या होगा बेटा यहाँ पे म्यू सिक्स, और जो म्यू टू होती है वो जहाँ पे लाइट जाती है दैट इज म्यू फोर। अब हमारा म्यू फॉर्मूला क्या फोर। हो जाएगा? ध्यान दें, हमारा था म्यू टू अपॉन यस सर। वी था, तो म्यू टू यहाँ पे क्या हो गया म्यू फोर अपॉन वी। समझ में आ गया बेटा सबको? फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर है म्यू वन कितना है बेटा म्यू सिक्स अपॉन यू। फिर क्या था म्यू टू माइनस म्यू वन यानी म्यू फोर माइनस म्यू सिक्स अपॉन आर। अब बेटा यहाँ पे आर पूछा जाए कैसा होगा, तो देखो इंसिडेंट लाइट रे ये है, दिख रहा है बेटा सबको, और सेंटर कहीं यहाँ होगा नेगेटिव। तो रेडियस इधर पीछे होगा। उल्टे गए मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? Yes, नेगेटिव। बताओ बेटा सबको क्लियर हो गया? अब बेटा यहाँ पे इतना कर लिया तो मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बस याद करा दूंगा। मैग्निफिकेशन इसी केस में, कौन सा केस है? कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो मैग्निफिकेशन में अक्सर पढ़ते हैं, इन्हीं दोनों से काम हो जाता है। एक हो जाता है लेटरल, और एक क्या हो जाता है बेटा? एक हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल। तो बेटा जो लेटरल होता है उसके मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है म्यू वन अपॉन म्यू टू वी बाई यू। म्यू वन अपॉन म्यू टू वी बाई यू। बेटा याद होगा हमने मिरर जब देखा था, मिरर, तो मिरर में हमने क्या देखा था? मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यस था सर। yes, sir. माइनस वी अपॉन यू, देखा था बेटा हमने। और यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेटा उसको आप देखें तो वी अपॉन यू पॉजिटिव है, साथ साथ म्यू वन अपॉन म्यू टू भी आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला। आगे बात करें दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का यानी लेटरल का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको एम डैश कहते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू वी स्क्वायर अपॉन यू एम स्क्वायर। स्क्वायर। सही बेटा। अगर आप इसको इस m से रिलेट करो तो ये हो जाएगा एम यस स्क्वायर सर। म्यू टू बाई म्यू वन। सही बेटा। तो ये बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हमने दो बातें देख ली। सर अभी 10 हमारे पास मिनट बेटा लगता कुछ है क्या? टाइम का कोई बता सकता है क्या, कितना बचा है? सर म्यू वन अपन 10 मिनट। तो एक आध क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसका मतलब। म्यू वन अपन हाँ बेटा, सर ये जो इस जो पहले दूसरे केस में लिख दिया एम डैश। देखो भाई एम स्क्वायर जब करोगे, एम स्क्वायर करोगे ठीक है तो ये म्यू वन स्क्वायर पर म्यू टू स्क्वायर हो जाएगा।
सही है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए लिखोगे ना, सही है। तो एक बेटा क्वेश्चन हम देखेंगे। यस सर। यस सर। बेटा ये सबको क्वेश्चन दिख रहा है? तो इसमें बोला है a ring of radius 1 centimeter is placed 1 meter in the front of a spherical glass ball of radius 25 centimeter with refractive index of 1.5. Determine the position of final image of the ring and its यस magnification. सर। एकदम प्लेन सा क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है बेटा? हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे जो ये है मान लो ग्लास का बॉल, सही ना, और जो रिंग है बेटा वो इसके सामने, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस में बना देता हूँ, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसका रेडियस जो बॉल है उसका रेडियस कितना बोला बेटा? 25 सेंटीमीटर, सही है। और रिंग कुछ ऐसे है, 1 सेंटीमीटर। रिंग, इसका रेडियस क्या बोला बेटा? रेडियस बोला है 1 सेंटीमीटर, तो यस डायमीटर सर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, यही तो हुआ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब आप उसका आंसर रिंग का रेडियस बनाना चाहें या जैसे बनाना चाहिए आप पे डिपेंड करता है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है रिंग, तो लिखा है रिंग ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर प्लेस 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ 1 मीटर। स्फेरिकल ग्लास बॉल। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? ये पोल हुआ, तो ये कितना दिया हुआ बेटा? 1 मीटर, सब दिख रहा होगा। दूसरा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यस 3/2, 1.5 का मतलब 3/2 हुआ ना। 1। इधर कौन होगा बेटा? इधर हुआ एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। तो बेटा जरा देखो, ऑब्जेक्ट चूंकि हमारा एयर में है तो लाइट इधर से इधर जाएगी, इसका तो μ1 हमारा हुआ 1 और μ2 हमारा यस हुआ कितना? सर। 3/2। बताओ बेटा सब एग्री हैं? बताओ। हाँ, तो बेटा हम फॉर्मूले में वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले u कितना हुआ बेटा? लाइट रे के अपोजिट गए तो म्यू हुआ -1 मीटर। v हमको बताना ही है, रेडियस +25। ऑफ कर्वेचर कितना हुआ बेटा? +25 या -25? +25। 100। ध्यान देना, यूनिट डिफरेंस हो गया, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? हाँ, तो हम सब सेंटीमीटर में सब कुछ लिख लेंगे, सही है। तो μ1 फॉर्मूला लिख अपॉन लेते u। हैं, तो फॉर्मूला ये था μ2 by v r। minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 upon r, सही बेटा। तो μ2 कितना था बेटा? 3/2, याद है। v बताना भाई था ना, ठीक यस है। μ2, सर। μ2 ये था, मैं लिख लिया था μ2 3/2, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा निगेटिव, μ1 कितना बेटा? एयर का 1, u कितना है? -100, तो मैंने ये 100 लिख के यहाँ पे माइनस लगा लिया, सही है। μ2 कितना था? 3/2 माइनस ठीक 1 है। अपॉन r कितना था बेटा? +25। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से बेटा v निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो 3/2 इंटू वी नीचे +1 अपॉन 100, यहाँ तक तो ये हुआ। अब 3/2 -1 करेंगे तो यस सर। 1/2 यानी 1/50, सही बेटा। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये हुआ 3/2v, यहाँ पे 100 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ 2/100, 1/50 को लिख लेता हूँ, -1/100, तो कितना हुआ बेटा? 1/100, तो 2v हो गया 300, तो v हुआ यस सर। 300/2, ये हुआ बेटा सेंटीमीटर में ना। अच्छा, निगेटिव हुआ या पॉजिटिव? पॉजिटिव। कितना हुआ बेटा? पॉजिटिव ना। तो हमने v निकाल लिया 150 सेंटीमीटर। बेटा आप जरा ध्यान से देखना, 150 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव पहले तो आया है, ये आपको दिख ही रहा होगा,
पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि बेटा ये इमेज ये यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे इमेज कुछ बन जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। यस सर। बताओ बेटा सही है? सही है। अब हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। भाई मैग्निफिकेशन हमने देखा, जो मैग्निफिकेशन होगा हम कौन सा लिखेंगे? लेटरल, क्योंकि जो हमारा रिंग है वो परपेंडिकुलर रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारे डायमेंशन On परपेंडिकुलर यानी U2 लेटरल U होंगे। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा μ1 बाई μ2 v अपॉन u, और ये होगा रेडियस ऑफ इमेज अपॉन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ सही भाई? वैल्यू लिख लेते हैं। भाई रेडियस ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लोगे, मतलब तो वही हुआ। तो आर आई अपॉन आर नॉट ये हो जाएगा, आर आई मतलब Yes रेडियस sir. ऑफ इमेज, आर नॉट मतलब रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बताओ समझ में आ गया बेटा सबको? 3/2. अब μ1 कितना था बेटा 1, μ2 कितना था 3/2, सही है। v कितना है Yes प्लस sir. 150, जबकि u कितना है माइनस 100। बताओ सही है बेटा? ये चला गया 2 बार, ये 3 से 3 Yes चला sir. गया और 2 से 2 चला गया। ये बेटा क्या आ गया -1, क्या है ना? Object. तो भाई रेडियस ऑफ इमेज हुआ -1 इंटू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -1 इंटू 1 सेंटीमीटर याद होगा, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अच्छा ये माइनस क्या बता रहा है भाई? उल्टा बनेगा। अब सोचो रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है यानी ऊपर हेड नीचे टेल, उल्टा Yes बनने का sir. मतलब ऐसे बनेगा, नीचे टेल ऊपर, नीचे हेड ऊपर टेल, यही तो होगा भाई, उल्टा हो गया। लेकिन भाई देखो देखने से तो दोनों एक ही जैसे लगेंगे ना, रिंग जैसे, और दोनों का ही साइज क्या हो जाएगा? सेम। समझ में आ गया? Yes sir. सर Yes sir. बताओ भाई। हाँ बेटा, हाँ कहीं सर No की आवाज आई sir. है, तो बताए बेटा किसी को कोई दिक्कत यहाँ? हेलो सर। यस सर। सर यहाँ पे जो आर की भाई वैल्यू क्लियर है है वो सबको ना? पॉजिटिव क्यों है, एक बार हाँ बता बेटा दें। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर आर की ऊपर जो क्वेश्चन है कौन से वाले आर की? आर स्टार्टिंग आई में। की, आर नॉट की? यस उस सर। स्टार्टिंग में ये 1 सेंटीमीटर। यस सर 25 सेंटीमीटर। आर, एक मिनट एक मिनट, आर मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ हाँ भाई देखो, क्यों क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल यही तो मेरा काम है। देखो लाइट रे ऐसे आ रहा है बेटा, ऐसे। यस सर। बताओ बेटा रेडियस, ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है ऐसे हो रहा है। अच्छा रेडियस कौन सा होगा? ये हुआ पोल और ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हुआ रेडियस, ये हुआ। तो हम क्या करते हैं, पोल से सेंटर की तरफ जाते हैं ना, तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस केस में क्या यस होता है? सर। यस पॉजिटिव। सर। अपोजिट जाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है ना? साइन कन्वेंशन क्या पढ़ा है कि जब हम जो लाइट इंसिडेंट होते हैं उसी के डायरेक्शन में जाते हैं तो जो भी डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम उल्टे जाते हैं तो क्या हो जाता है? नेगेटिव। यही होता है। तो देखो, और देखो जाते कैसे हैं, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमेशा पोल से जाते हैं। तो कोई ऐसा भी कह सकता था कि ऐसे, सॉरी, कोई ऐसे कह सकता था बेटा, यहाँ भी ये फ्रीज हो गया, देखो कोई ये कह सकता था कि मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे देखता हूँ, लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलेगा। हम ये ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब O से P की तरफ जा रहे हैं। हमको हमेशा कैसे देखना होता है? P से कोई भी डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो देखो ऊपर वाला है इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन, नीचे वाला क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन, दोनों ही यस सेम सर। डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव। उल्टे होते तो क्या हो जाता? नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो ऐसे देख लेते बेटा। No sir. और बेटा किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या? हाँ तो बेटा आई थिंक हमारा टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म हुआ। तो हम अब क्या करते हैं, हम मिलते हैं कल। कल मिलते हैं तो हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। और बेटा आप लोग जब क्या करिए ना, जब क्लास आपको मालूम है 9 बजे होगा, तो 9 बजे ना आप जल्दी से आ जाया करिए, ठीक है ना, जिससे कि हमारा क्लास जो है जितना होता है उतना पूरा हो जाए, है ना? सही बेटा? तो बच्चों ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, वो कमी हम कल देखेंगे अगली क्लास में। ओके।